हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इम्तियाज़ अली, योर साइंस एंड फिज़िक्स टीचर। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिक्स के ऊपर। मैकेनिक्स क्या होती है? आप अगर 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में हैं या किसी भी एमएससी लेवल पर तक हैं, मगर ये वीडियो आपको स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने मैकेनिक्स तो पढ़ी होगी, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, मगर आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही अलग है, सबसे अलग है। ठीक है, तो आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, मगर मैकेनिक्स का कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं मैकेनिक्स क्या होती है। बेटा मैकेनिक्स तो ये सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि सभी कहते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। जाहिर सी बात है, मैं भी यही कहूँगा, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मगर इतना तक मैं नहीं कहूँगा कि हमने सिर्फ डेफिनेशन बता ली, तो इनके मैं पार्ट्स भी बताने वाला हूँ। ये तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन थी, मिसाल के तौर पर रनिंग ऑफ विन, रनिंग ऑफ कार, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी एक मूव कर रहा है तो ये मोशन है। एक वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, बहुत तरह की मोशंस होती हैं, उनकी अगर हम स्टडी करें तो उसे क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। तो मेरे ख्याल में मैकेनिक्स का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी चलते हैं पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स के ऊपर। पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स कितने हैं? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? नंबर 1 है क्लासिकल मैकेनिक्स। नंबर 1 क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स। नंबर 2 है क्वांटम मैकेनिक्स। नंबर 3 है फ्लूइड मैकेनिक्स। नंबर 4 है रिलेटिविटी मैकेनिक्स। यानी कि 4 तरह की मैकेनिक्स हमें नज़र आ रही है, और भी बहुत सारी मैकेनिक्स हैं, मगर वो इनकी ब्रांचेज हैं, ठीक है, या फिर इनकी सब ब्रांचेज हैं, और कोई पार्ट्स मैकेनिक्स के नहीं हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये कौन कौन से हैं। नंबर 1 मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। नंबर 2 क्वांटम मैकेनिक्स। नंबर 3 फ्लूइड मैकेनिक्स। नंबर 4 रिलेटिविटी मैकेनिक्स। तो ये 4 जो ब्रांचेज हैं वो मैंने बता दी हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, और रिलेटिविटी मैकेनिक्स क्या होती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स उसे कहते हैं जिसमें न्यूटन्स के लॉ ओबे हों। मिसाल के तौर पर अगर कोई कार चल रही है तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स की एक इन्वेंशन है। अगर मैं चल रहा हूँ, अगर अर्थ रोटेट कर रही है, अगर जो गैलेक्सीज यहाँ एग्जिस्ट हैं, तो ये मैकेनिक्स बाबा के लॉज ही तो हैं, ये ओबे कर रही हैं सारी चीज़ें, ये क्लासिकल मैकेनिक्स ही हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब है the type of mechanics which obeys the laws of Newton's all laws of motion. There are 3 laws of Newton's laws of motion. Number 1 Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, number 3 Newton's third law of motion. तो ये मैं आपको थोड़े थोड़े आपको बता दूं कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, और थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, या यहाँ मेरे सामने बहुत सारे बुक्स पड़े हैं, मैं बैठा हूँ या ये बुक्स यहाँ पड़े हैं, अगर मैं इनको उठाऊँगा नहीं या मुझे कोई उठाएगा नहीं, तो ये बुक्स और मैं यहाँ से मूव नहीं करेंगे। एक पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट, अगर कोई भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक क्या होगा कि वो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी। इसका मतलब ये है, इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट अनटिल एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाइड इट। इसका मतलब है ये जो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, वो वैसे ही रहेगी अगर उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई और बंदा उसे धक्के ना दे, उसे तंग ना करे। यही होती है मैकेनिक्स, यही होती है, ठीक है। तो ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है? और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। कोई किसी को पता नहीं था कि कोई फोर्स भी होता है। इसका मतलब है न्यूटन फर्स्ट लॉ F = 0। अगर MCQ में आ जाए
तो टिक कर लेना। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि आपने जो दूसरा मैं न्यूटन का लॉ बताने वाला हूँ, न्यूटन का दूसरा बात है कि फोर्स क्रिएट हो जाता है। फोर्स कितना क्रिएट होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास ऑफ दी बॉडी। मिसाल के तौर पर मेरे पास रेडी है, मैं उसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। जिससे मैं फोर्स जितना फोर्स अप्लाई करूँगा वो रेडी जो है तेज़ घूमना शुरू करेगी। जाहिर सी बात है, जितना फोर्स ज़्यादा बात अप्लाई करूँगा जितनी उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा आएगी। और रेडी के ऊपर मैंने चक्कू और बहुत सारे फ्रूट्स लिख रख लिए हैं, वहाँ उसके ऊपर ऑरेंजेस भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं। जितना मैं उनका मास बढ़ाता जाऊँगा तो क्या होगा? मुझे तकलीफ़ होगी, यानी कि मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम वेट मास बढ़ा रहे हैं तो हमें फोर्स भी बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास। तो थर्ड लॉ ये है कि एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिसको भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसके ऊपर एक्शन करेंगे, वो भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल बातें बता दी। अब आ जाते हैं कि इनके पार्ट्स कितने हैं। पार्ट्स जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के 3 हैं। नंबर 1 है काइनेमेटिक्स, नंबर 2 है डायनामिक्स और नंबर 3 है स्टैटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स इज ए सब ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज़ विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। उसमें कोई रेफरेंस नहीं होती फोर्स की। अब जाहिर सी बात है, ये तो डेफिनेशन आपने 100 टाइम्स पढ़ ली होगी, तो मेरा कौन सा कंसेप्ट होगा। अब चलते हैं, कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें हम क्लास इसमें काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो पहले क्या करना है, जो आपको एक मैं एग्जांपल बताऊंगा, बाद में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी, यानी कि डायनामिक्स और स्टैटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो एक बंदा खड़ा है, उसके नीचे बॉल पड़ा है, यानी कि पाँव में बॉल पड़ा है, वो उसको किक लगा रहा है। अब जहाँ से किक लगा रहा है वो ए पॉइंट है, और जहाँ तक बॉल पहुँचेगा वो बी पॉइंट है। अब यहाँ हम काइनेमेटिक्स में अगर पढ़ रहे हैं तो क्या चीज़ें पढ़ेंगे, और डायनामिक्स में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में हम ये देखेंगे कि किस तरह की मोशन थी बॉल की, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसमें एक्सीलरेशन कितनी थी, उसने जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर कितना किया। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ हम पढ़ेंगे, यानी कि काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। और इसके अलावा क्या चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, फोर्स, यानी कि कितना फोर्स बंदे ने कितना फोर्स अप्लाई किया है वो नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा, उस बॉल का मास कितना है वो भी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो इक्वेशन है मोशन है उसमें कोई फोर्स और मास का कॉन्सेप्ट नहीं है। Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन है मोशन की। मगर याद रहे कि यहाँ ना ही कोई मास आया है ना ही कोई फोर्स आया है। इसका मतलब है हम काइनेमेटिक्स में ये जो चीज़ें हैं मास और फोर्स ये पढ़ते नहीं हैं। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो भी काइनेमेटिक्स है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन वो भी एक इन्फॉर्मेटिव बता दिया है, इतना डिटेल में नहीं बताया। कुछ चीज़ें हैं जो डायनामिक्स में आती हैं। और उसके अलावा आप चलते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स की डेफिनेशन ये है कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। ये थोड़ा उसके उल्टे है। इसमें क्या करेंगे, जो बंदा पहले क्या कर रहा था, फोर्स अप्लाई कर रहा था, और वो भी पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम उसका मास कितना था बॉल का वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि फोर्स और मास पढ़ेंगे, और इसमें वेलोसिटी एक्सीलरेशन और कोई भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा एक चीज़ हम पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ हम एक्सीलरेशन और वेलोसिटी पढ़ते हैं, मगर उसके लिए कंडीशन होती है। अगर डायनामिक्स में आप कहते हो कि भाई F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ ए है और एम है मास है, तो यहाँ एक्सीलरेशन क्यों आ गई? आप कहते हैं कि सर हम तो पढ़ते ही नहीं हैं। आओ, यही पॉइंट तो मैं बताने वाला था, यही पॉइंट तो मैंने आपको क्लैरिफाई करनी थी। जब कोई एक्सीलरेशन या वेलोसिटी आ जाए डायनामिक्स में
तो वो मास के साथ होती है, ऐसे खाली नहीं होती। वो किसके साथ होती है? मास के साथ होती है, हमेशा उसके साथ मास ही होता है। तो इसका मतलब है जब हम डायनामिक्स में एक्सीलरेशन या वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ मास हो गया। मिसाल के तौर पर F = ma, लीनियर मोमेंटम P = mv। ये सारे एग्जांपल हैं किसके? ये तो डायनामिक्स के ही एग्जांपल है, और बहुत सारी इक्वेशन जो हैं वो डायनामिक्स की ही हैं। स्टैटिक क्या होती है? स्टैटिक्स भी कहते हैं जैसे स्टैटिक्स से अगर कोई किसी चीज़ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो मगर क्या हो रहा है कि वो जो चीज़ है मूव नहीं कर रही। यार ये तो अजीब बात है, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि जब आप किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो मूव करेगी, मगर यहाँ तो कोई उल्टा ही काम हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मगर वो रेस्ट में। जी हाँ, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर ये बिल्डिंग है, उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नीचे से ऊपर इसका वेट है, तो जाहिर सी बात है ये तो रेस्ट में होगी। और इसका मैं स्टैटिक्स का जो एग्जांपल दे दूँ वो है इक्विलिब्रियम। आपने अगर पढ़ा होगा, इफ अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। और टार्क भी इसका एग्जांपल है, यानी कि स्टैटिक्स में हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, टॉर्क पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस वगैरह भी पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। यानी कि ये एग्जांपल है स्टैटिक्स है। और कॉमन एग्जांपल ब्रिज, जैसे कि ब्रिज के ऊपर फोर्स भी लग रहा है तो ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड से भी फोर्स लगा होता है मगर वो रेस्ट में होती है। जैसे कि फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन चल रहा होता है मगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो वो इक्विलिब्रियम किसका टॉपिक है? वो स्टैटिक का टॉपिक है। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, और उसके अलावा मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बताऊंगा और उसके अलावा रिलेटिविटी मैकेनिक्स के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।